जो जो इंडियन इस बात को बड़ा बिलीव कर रहे हैं कि जी ये बड़ी कुप जैसे दाएं हाथ में बाएं हाथ खेल है, क्या उनको उनको समझने की जरूरत है इस हवाले से? फुल स्केल वॉर इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। उसमें इंडिया हमारे से ज्यादा लूज करेगा। पुलवामा को अगर एक सही तरह से स्टडी किया जाए तो बहुत सारी एयरफोर्स वुड लाइक टू रेप्लिकेट व्हाट वी डिड अगेंस्ट इंडियंस। मतलब एक कॉन्कॉक्ट सी फैब्रिकेटेड स्टोरी उन्होंने बना दी कि F-16 मार दिया। अभिनंदन को जब मिसाइल लगा उसको तो पता ही नहीं था वेयर इज ही गोइंग। अभिनंदन हैज नेवर गिवन अ स्टेटमेंट दैट ही हैज शॉट एन एयरक्राफ्ट। ये मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का भी और हमारा कंप्लीट नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्स विल नॉट बी टू control any sort of escalation. It will be once and for all that we are going to not resist in shooting down as many of their birds and their command and control center or any of other targets which they think. I only wish कि इंडिया इससे सबका कोई पंगा ना ले, क्योंकि पिछली दफा याद कराया था, इस दफा और बड़ा कुछ हो सकता है। We will retaliate in a way that they will remember for years to come. अस्सलामुअलैकुम, फहद हुसैन डिजिटल चैनल पे आज का बड़ा स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि जिस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिस तरीके से हमें इंडिया से बड़ी ही मेरे ख्याल में तो इररिस्पॉन्सिबल और इन्फ्लेमेटरी किस्म की रेटरिक सुनने को मिल रही है। अब उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना कि एक्चुअली अगर आप उस भड़कबाजी को, रेटरिक को और पॉलिटिकल पोस्चरिंग को अगर आप अलग करें तो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है और इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जो इंडिया को पता होने चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पॉडकास्ट मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो न सिर्फ जो जो नॉर्मल पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं बट डिसीजन मेकर्स हैं वो देखें। मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया में, और मैं इस टाइम एड्रेस करना चाहूंगा इंडियन ऑडियंस को भी, आपने ये जरूर देखना है, गौर से सुनना है। और इस टाइम जो न्यू दिल्ली में जो डिसीजन मेकर्स हैं आपको उससे भी ज्यादा गौर से सुनना है ताकि कोई डिल्यूजन्स में ना रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीस, साउथ एशिया की पीस के लिए बड़ा जरूरी है कि हर चीज जो है वो एक रैशनल तरीके से की जाए और जो जो फैसला साजी है उसमें जज्बात कम होने चाहिए और रैशनैलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आज का ये वाला जो पॉडकास्ट है ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए सुनना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो आज दो मेहमान हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई कोई शख्स नहीं है इन मामलात में पर बात करने के लिए। तो मैं जरा पहले उनका तारुफ करा दूं और फिर हम जरा बात करते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। 34 साल उन्होंने फौज में गुजारे हैं, 34 ईयर्स सर्विस। और एज अ मेजर जनरल, ये रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल इन 2019। जनरल समरेज जो है वो ही इज ऑथर्ड अ बुक ऑन टेररिज्म और उसका टाइटल था फाइटिंग शैडोज। जनरल समरेज सालिक जो है पीएचडी की डिग्री इनके पास है। ही होल्ड्स अ पीएचडी डिग्री ऑन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीपैक। और ये करंटली जो पाकिस्तान में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसमें विजिटिंग फैकल्टी हैं। सो यू नो प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इनका इनका जो ओपिनियन है जो आज आप सुनेंगे वो इट इज बेस्ड ऑन द वास्ट एक्सपीरियंस दैट ही हैज बोथ इन टर्म्स ऑफ, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक होता है आपका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, एक होती है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए जनरल समरेज इज वन ऑफ दोस पीपल जिनके पास ये दोनों है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज ऑफ कोर्स हिज ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एज द जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। he retired as a 3-star at the Pakistan Air Force। और इनका भी बड़ा ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। 4 डेकेड्स इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे हैं। ही रिटायर्ड एज एन एयर मार्शल। और
काउंटर टेररिज्म में इन्होंने तकरीबन 25 साल गुजारे हैं। गैलेंट्री अवार्ड भी ले चुके हैं। ही रिटायर्ड एज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। एंड उसके साथ साथ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो है ये F-16 एयरक्राफ्ट जो हमारे हैं उन पे इनका बड़ा, ही इज एन अकम्पलिश्ड पायलट ऑफ द F-16 एयरक्राफ्ट, और ही इज ग्रेजुएट ऑफ द कॉवेटेड कॉम्बैट कमांडर स्कूल। और उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने पोजीशन ली है, स्क्वाड्रन कमांडर F-16, फाइटिंग Falcon Squadron, officer commanding F-16 Flying Wing, base commander of an operational base, and air officer commanding Central Air Command। और इनकी जो सीनियर स्टाफ अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें शामिल है डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सपोर्ट एंड डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रेनिंग एयर हेडक्वार्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड एंड सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो जिनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी आपको कमी मिलेगी। तो आज की इस जो डिफिकल्ट सिचुएशन है इसमें वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप दोनों में हमारे साथ शामिल हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनरल समरीत, अगर मैं बात आपसे शुरू करना चाहूँ, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, अब उसमें जो कुछ इंडिया ने करना था उन्होंने अपनी जो भी उनकी एक बिलिजरेंस है वो उन्होंने शो कर दी है। बात ये हो रही है कि जी दे वांट टू टीच पाकिस्तान लेसन। ये इस तरह की रेटरिक हो रही है, वो पॉलिटिकल रेटरिक साइड। लेकिन अगर आप देखें कि जो उन्होंने 2016 में जनरल समरीत एक बार कहा कि जी हमने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने बालाकोट में जो कुछ किया, और उसके बाद फिर जो हमारा रिस्पांस आया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्न, वो एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड एंड हाउ हमने उनको अच्छी फैंटास्टिक टी सर्व की और वापस भेज दिया था। ना मैं इतना ग्रांट करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, इंडिया की भी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, वी हैव टू ग्रांट इट दैट। सो अगर हम हर चीज से सीखते हैं तो वो आई एम श्योर के वो भी सीखते होंगे। उन्होंने भी रिव्यू किया होगा 2016 में उन्होंने क्या किया, 2019 में उन्होंने क्या किया। उन तमाम मामलों को सामने रखते हुए इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, और अगर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत, उनकी अपनी अफवाह जो कहती है कि जी आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करना है, आपके ख्याल में उनके पास प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या है? अगर इस टाइम जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हेडक्वार्टर्स में जो गुफ्तगू हो रही होगी वो क्या होगी? व्हाट कैन दे एक्चुअली डू? Fahad, thank you very much for considering me worthy of participating in this vlog. I know you since long, and I admire your capability और जो आपकी जो मीडिया में जो आपकी पोजीशन है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो छोटे मुल्क हैं, और इट इज़ द ओनली पाकिस्तान जो कि किसी फॉर्म में इंडिया को कंटेस्ट करता है। और जो इंडियन डिजाइन हैं इस रीजन में, जैसे वो चाहता है कि जी मैं थानेदार हूँ उस रीजन का, मैं पुलिस मैन हूँ उस रीजन का, मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ उस रीजन का, यूएस भी अभी उसको इन सिचुएशन में पैम्पर कर रहा है। तो इट इज ओनली पाकिस्तान जिसको वो देखता है कि ये मेरे रास्ते में एक रुकावट है जो कि वो हेजमनी अचीव करना चाहता है। जब तक न्यूक्लियराइजेशन नहीं हुई थी तो इंडिया की एक डिफरेंट स्टैंडिंग थी विद पाकिस्तान। जब से न्यूक्लियराइजेशन साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की हो गई तो उसके बाद से हमेशा से इंडिया ने स्पेस क्राफ्ट करने की कोशिश की है अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करने की, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जब वो डेफरेंस है, यू नो कि सिंस 1986 काफी सारी एस्केलेशन हुई हैं जहां पे आई बॉल टू आई बॉल हम दोनों आर्म फोर्सेस आई, लेकिन इंडिया ने कभी लार्ज स्केल ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर अपने मिलिट्री कंपोनेंट को अप्लाई करने की स्पेस बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हैविंग सेड दैट, इस स्पेस के अंदर होते हुए उसने अपनी स्पेस को हमेशा एनहांस करने की कोशिश की है।
पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी ये रही है कि देर इज नो स्पेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो जो वॉर को डिटर करना चाहता है। पाकिस्तान का जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, वी वांट टू डिफेंड, हमारा कोई ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं है। वेयर एज जो इंडिया है उसकी ऑल अलोंग ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी रही है, और जो ऑफेंसिव पे होता है उसके लिए जरूरी होता है कि उसके पास ऑप्शंस हो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट। सो एक तो उसकी ऑप्शन कर्टेल हुई बिकॉज ऑफ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। दूसरी उसकी ऑप्शन बार बार रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं बिकॉज जब पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देता है इन वेरियस सिचुएशंस, उसको एक्सपोज करता है, तो इंडिया जो है ना दैट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड एंशियस कि वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा जो कि वो करना चाह रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं 2019 की बात करूं, जिस तरीके से इंडिया ने, आपने 2016 का जिक्र किया, आई वाज स्टिल सर्विंग एट दैट टाइम, मैं वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था जीएचक्यू में। मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरीके से वो एक कंकॉक्टेड स्टोरी बनाई गई, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई विद जीरो एक्शन ऑन ग्राउंड कि हमने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की है। इट वाज एब्सोल्युटली फॉल्स। उसके बाद 2019 में उन्होंने फिजिकल एक एक्शन करने का कोशिश की, लेकिन उनको जो जवाब मिला दैट वाज सो अमेजिंग एंड सो सरप्राइजिंग इवन फॉर देमसेल्व्स कि इंडिया कल कहीं पे बात कर रहा था कि इंडिया में बीमारी है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक्चुअल पोटेंशियल से बढ़ के बोलते हैं, शाइनिंग इंडिया, बड़ा इंडिया, इंडिया जो है वो ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब सिचुएशन आती है वो करने की, तो उनको समझ आती है कि वो पोटेंशियल नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और मैं तो, मुझे कोई शक नहीं है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आज बल्कि मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था इंटरेस्टिंगली, जिसने एक बिल्कुल डिफरेंट इसका एंगल दिया है कि देयर वर 3 जजेस जिन्होंने कोई डिसीजन दिया था इंडिया में, दे वर हियर एट दिस पर्टिकुलर साइट, और ये अटेम्प्ट थी उन जजेस को एलिमिनेट करने की, और उस एंड दे हैड लेफ्ट दिस साइट कपल ऑफ मिनट्स अगो। अब ये आगे इसके ऊपर जब मजीद प्रोबेन होगा तो पता चलेगा कि वो एक्चुअली क्या था। इसको अभी तक जो है वो इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है एक्ट ऑफ टेररिज्म, और प्रोजेक्ट कर रहा है कि दिस इज ऑन द बिहेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव है दो फोल्ड, मैं समझता हूँ। नंबर वन कि इंडस वाटर ट्रीटी जो बड़े अच्छे से वो कह रहा है कि जी मैंने उसको एब्रोगेट करना है, और सेकंड इज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है सीज फायर, वो उसे जो सिचुएशन इनसाइड कश्मीर है उस सिचुएशन में उसे वो फेवरेबल नहीं है। तो ये वो दो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडिया अचीव करना चाहेगा। कमिंग टू द ऑप्शंस, इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, मैं ये समझता हूँ कि लार्ज स्केल ऑपरेशन, फुल स्केल वॉर इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। उसमें इंडिया हमारे से ज्यादा लूज करेगा। और सेकंड जो है कि कश्मीर के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, यस वहां पे, और मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में है कि ऑलरेडी हो चुका है कि जो सीज फायर है उसको खत्म कर दिया जाए, और वहां पे एक आर्टिलरी ड्यूल्स और फायरिंग और एटीजीएम दोस काइंड ऑफ जो है ना वो एक्सचेंज जो है वो शुरू हो चुका है, रादर शुरू हो चुका है। तो ये उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं जो जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया को, एक मुझे मुझे आई हैव अ हंच कि इंडियन साइड के ऊपर भी कोशिश हो रही है कि सिचुएशन को टेम किया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंडिया कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी के लिए आया, और वो बहुत बड़ी एक लॉफ्टी क्लेम्स थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज दिए तो इंडिया ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि वी डू नॉट मीन एनीथिंग, आप किन लाइंस के ऊपर चलना शुरू हो गए। ठीक हो गया। तो सिमिलरली इन दिस सिचुएशन आल्सो आई सी एन एनालॉजी कि इंडिया को अभी मतलब फिक्र हो रही है कि ये कहीं सिचुएशन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ओके, अच्छा, मैं समझता हूँ कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। ओके, ये जो अभी आपने दो बात की जनरल समरीज, एक आपने कहा कि जी ऑल आउट वॉर का ऑप्शन जिस पे बात हो रही है, दूसरा ये कि वो आजाद कश्मीर में कुछ लिमिटेड इंकर्जन कर। मैं इन दोनों में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेकिन लेट मी जस्ट ब्रिंग इन एयर मार्शल आमिर मसूद हियर आल्सो। अच्छा, एयर मार्शल आमिर साहब, क्लियरली आपके पास ये बड़ा एडवांटेज है कि जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ 2019 में, तो आप एयरफोर्स में थे, मार्शल थे, यू वर एट अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन। पुलवामा वाला जो मामला हुआ उसको भी यू वर एट अ वेरी क्रिटिकल
position to see all of that. So based on your experiences, watching all of this so closely, आपके ख्याल में इस वक्त इंडिया के पास उस तरह का कोई ऑप्शन है जिससे वो कोई किसी तरह का एयर इंकर्जन करें पाकिस्तान के अंदर कहीं भी? इज दैट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तो सिंस वी वेंट न्यूक्लियर 98, तब से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह जनरल शमरेज ने भी कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्पीकिंग वेरी लाउडली एंड देयर ऑलवेज, मतलब कोशिश हमेशा उनकी रही है कि एक डोमिनेंस वाला एलिमेंट जो है वो एक्सेप्ट करे हमारे नेबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो कि मेन बोन ऑफ कंटेंशन भी है। तो 98 में न्यूक्लियर हुआ, फिर 99 में कारगिल हुआ, फिर 2001 में ऑप सेंटिनल हुआ, फिर मुंबई वाला हुआ, फिर उसके बाद सो देयर हैड बीन सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेज मैनेज चीजें हुई, और इंडिया ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह से उसकी जो एक हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं उसमें पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स मिलिट्री शुड बी एबल टू एक्सेप्ट व्हाटएवर दे हैव टू डिक्टेट। लेकिन सम ऑफ द अदर, इन तमाम अगर इंसिडेंट्स को आप देखें तो हमारा रिस्पांस, स्पेशली जो कन्वेंशनल रिस्पांस, हैड बीन सो प्रॉम्प्ट, और उसकी वजह से देयर जो इनका होता था कि भाई जो अजाइम थे इनके, वो उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हो सके। एंड जब आप न्यूक्लियर वाला देखें उस वक्त जिस तरह हम लोगों ने एक एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट्स थी, कारगिल में जो डिप्लॉयमेंट्स थी, फिर उसके बाद ऑफ सेंट्रल में जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट जमा हुई, फेस टू फेस, कंटिगुअस बॉर्डर्स, और कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन दे जस्ट वेंट बैक बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स वी वर एबल टू जनरेट। और मैं एयरफोर्स के लिहाज से बता सकता हूँ कि एयरफोर्स ने जिस तरह का उस वक्त रियलिस्टिक किस्म की एक्सरसाइजेस शुरू की और जो वो देख भी रहे थे, और एक मैसेज ये हमने दिया कि जी अगर आप नहीं आ रहे तो वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू डू दैट, so don't please try to take any chances of crossing the border। so वो मैसेज हमेशा से दिया है। 65 वॉर में अगर आप देखें तो हमारा यही था कि प्रीएम्पशन हम कर दें, और किए हमने, और वही चीज फिर इजराइल ने फॉलो की 67 में। सो पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बीन इन डिफेंसिव, मतलब हमारा रिस्पॉन्स डिफेंस में रहा है, लेकिन वी पर्सनली बिलीव दैट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और पाकिस्तान एयरफोर्स हैज ऑलवेज हैड द कैपेबिलिटी टू डू ऑफेंसिव and do it independently and give some initial stroke to the enemy ताकि एक रिजॉल्व शो। वो हमेशा हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा, और इंडियन एयरफोर्स को इस बात का बड़ी अच्छी तरह इतलाक भी है। तो जहां तक आपने ये कहा कि मतलब जो उनके अभी ऑप्शंस हैं उसके लिहाज से देखें, पुलवामा जो था ना वो एक बहुत आई ओपनर था। दैट वाज नॉट ओनली वन mission or one strike or whatever. It was a show of a resolve. It was show of the training which is there on both sides of the border. It was show of the mindset which prevails on both sides of the border. तो पुलवामा को अगर एक सही तरह से स्टडी किया जाए तो बहुत सारी एयरफोर्स would like to replicate what we did against Indians. It was one of the most exceptionally professionally carried out operation against a very potent and a big air force। इतने सर्जिकल तरीके से वो की गई, and we were able to not only hit them accurately but came back clean। तो उसको अगर आप सही तरह से स्टडी करें तो you will not only come to know about our resolve, but you will come to know about the weaknesses that exist within the cadres of Indian Air Force itself and the military। देखिए, बड़ी जगहों पे एनालिस्ट ने उसके बाद फहद इस चीज को जिक्र भी किया है इस चीज का, बिकॉज मीडिया में उनकी ज्यादातर डोमिनेंस रही। आप तरह के लोग हैं जो कि इस चीज को ज्यादा इसको उजागर भी करना चाहिए कि जब ये पुलवामा वाला इंसिडेंस हुआ तो मिलिट्री वाज नॉट रेडी, इंडियन मिलिट्री वाज नॉट रेडी टू कैरी आउट दिस एक्शन, बिकॉज उनकी एयरफोर्स को भी पता था, उनके मिलिट्री कमांडर्स को भी पता था कि रिटेलिएशन होगी। ये नहीं होगा कि एयरफोर्स बैठी रहेगी पाकिस्तान एयरफोर्स की, या देयर विल लीडरशिप विल नॉट रिटेलिएट इन दिस केस। ये बेसिकली मूडी का एक ड्रामा था जो कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स गेन करने के लिए था, और उसने किसी हद तक वो कर भी लिए ऑब्जेक्टिव गेन। लेकिन वो जो एक मंत्रा थी उसकी कि जी मूडी है तो मुमकिन है, अभी भी वही फ्रेम ऑफ माइंड बेसिकली चल रहा है कि वी कैन गो एंड हिट देम अक्रॉस द बॉर्डर एंड दिस एंड दैट। और जब उन्होंने वो चीज की
तो उनकी एयरफोर्स को बड़ी अच्छी तरह से इस चीज का इतलाक था कि पाकिस्तान एयरफोर्स रिटेलिएट करेगी. और what we did, I mean, I can talk it out subsequently also, कि the way it was conducted was so professionally done कि भाई उसमें हमने अपनी तरफ से मतलब ये कोशिश की कि हम एस्केलेशन कंट्रोल करें. हालांकि जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि देखें ये हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक देयर इज नो रूम फॉर एडवेंचर बाय द एनिमी, एंड दैट इज व्हाट वी शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज इन टेलिंग इट टू द एनिमी कि भाई आप क्रॉस करें बॉर्डर, you do shooting of the bird or a crow, for us it is a violation, and we will not spare you. We will not try to control the escalation. मैं We एक will पॉइंट go को a कंटिन्यू notch, करना चाह रहा not हूँ. only a notch higher. जी मैं एक पॉइंट को जी कंटिन्यू वाह. करना चाह रहा हूँ. देखिए मार्शल आमिर, जो अभी जो 2019 में आपने बयान किया, बड़ा प्रोफेशनली पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको हैंडल किया. अभी केम आउट ऑन टॉप. अभी मैं बात कर रहा था एक और बड़े सीनियर एयरफोर्स के ऑफिशियल से, और उनका भी ये कहना था कि जो कुछ हमने 2019 में देखा, स्विफ्ट रिटॉर्ट, दैट वाज इयर्स इन प्लानिंग एंड ट्रेनिंग. तो ये ओवरनाइट नहीं हो जाता. एयरफोर्स की अपनी प्रोसीजर्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, हर तरह, और आर्मी की भी हैं, ऐसी तो होती हैं. Absolutely. लेकिन 2019 में जो कुछ हो गया, उससे अब इंडियन एयरफोर्स ने भी सीखा होगा. आई एम श्योर दे हैव ड्रॉन लेसन्स फ्रॉम दैट. वो पब्लिकली जो मर्जी कहें, लेकिन इंटरनली तो उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ. सो बेस्ड ऑन द लेसन्स दैट दे वुड हैव लर्न फ्रॉम दैट ऑपरेशन 2019 वाला, आपके ख्याल में अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग अब उनके पास क्या ऑप्शन है? वो तो नहीं कंसिडर करेंगे जो उन्होंने 2019 में किया. अब वो क्या कंसिडर कर सकते हैं? देखिए फहद, बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट, 65 की वॉर के बाद ना एक किताब लिखी गई थी फिजाइया. वो इंडियन ऑथर था रवि रखाए, उसने लिखी थी. उसने कहा था तीन चीजें थी पाकिस्तान एयरफोर्स की जिसने डिफरेंस क्रिएट किया एंड विच गेव देम एज ओवर इंडियन एयरफोर्स. न्यूमेरिकली सुपीरियर एयरफोर्स को दे वर एबल टू not only give them a tough time, but they were able to beat them hands down. तो वो उसकी तीन चीजें थी. पहली चीज थी यंग लीडरशिप, दूसरी चीज थी बोल्ड डिसीजन मेकिंग, और तीसरी चीज थी ट्रेनिंग. So our training had been one of the strongest points which we have been doing. और जहां तक 2019 का ताल्लुक है, उसके बाद से things have changed, but things have not changed so much कि आप कह सकें कि I mean absolutely Indian will start to have an edge over them. देखिए 2019 में जो हुआ ना, उसमें दो चीजें बहुत क्लियर थी. एक तो ये कि इंडियन एयरफोर्स हैड गुड इक्विपमेंट एट दैट टाइम ऑल्सो. फोर्थ जनरेशन जहाज उनके पास भी थे, हमारे पास भी थे, ठीक है. लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो फोर्थ जनरेशन जहाज थे, इक्विपमेंट थे, डेटा लिंक था, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो वही सेकंड और थर्ड जनरेशन. आप इमेजिन करें कि अभिनंदन आ रहा है, टेक ऑफ के बाद उसको पता ही नहीं कि वो किधर जा रहा है. हिज फॉर्मेशन वाज सो मच डिस्पर्स कि उसको अपने नंबर 2 का नहीं पता. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने मैयर्स लिए, दे वाज टोटल जैमिंग. कंट्रोलर को नहीं पता कि अभिनंदन साहब किधर जा रहे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे कॉक, मतलब एक कॉन्कॉक्ट सी फैब्रिकेटेड स्टोरी उन्होंने बना दी कि F-16 मार दिया. अभिनंदन को जब मिसाइल लगे, उसको तो पता ही नहीं था वेयर इज ही गोइंग. इफ यू सी हिज फ्लाइट पाथ एंड इफ यू आस्क हिम, अभिनंदन हैज नेवर गिवन अ स्टेटमेंट दैट ही हैज शॉट एन एयरक्राफ्ट. ये मैं उसको क्रेडिट देता हूं कि उस बंदे ने कम से कम इस तरह की कोई फेक स्टेटमेंट नहीं दी. उसने ये एक्सेप्ट किया था कि देयर वाज सो मच जैमिंग दैट आई डिडंट नो दैट वेयर एम आई, और मैं तो टेक ऑफ किया और मुझे पता चला कि मिसाइल लग गया मुझे. सो तो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेनिंग है, वो उनकी उसी तरह से है. ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होते हैं. आजकल जो सिलसिला चल रहा है, देखें फहद, एयरफोर्स में बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुकी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट टूल्स हैं आपके पास. आपके पास फ्यूजन ऑफ सेंसर्स एंड शूटर्स हैं विच डिफाइन योर डिसीजन मेकिंग लूप. जितना अच्छा आपका ये फ्यूजन होगी ऑफ योर सेंसर्स एंड शूटर और इंटीग्रेशन होगी, उतनी ही बेहतर तरीके से और उतनी ही जल्दी तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एरियल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली. और आजकल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप होंगे और बड़ा क्विक इसमें एक्शन लेना पड़ेगा. तो लीडरशिप हैज टू बी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, हैज टू बी टेकिंग डिसीजंस वेरी प्रॉम्प्टली. और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान का एक रहा है कि वी मिलिट्री इटसेल्फ हैज दैट मच ऑफ एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान. अगर आप इसको एक एज अ कल्चर भी देखें,
तो आप इंडियन का जो कल्चर है मिलिट्री का, आई मीन इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वो बाकी चीजें डिफरेंट है, बट आई एम टॉकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, in the war context, कि military has lot of independence in decision making, and that gives us an edge over the Indians जिनका एक proper political और bureaucratic paper shuffling से निकल के वो एक जब तक डिसीजन लेते हैं उनको पता नहीं होता। इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता था कि डिसीजन मोदी साहब ने क्या लिया हुआ है, कि वो जाके पुलवामा में उन्होंने जाके मिराजेस की स्ट्राइक करनी। दे वर फोर्स्ड टू डू दैट बिकॉज मोदी हैड हिज इलेक्शंस इन माइंड एट दैट टाइम। आपको भी पता है कि रेटिंग क्या थी मोदी की और उसके बाद क्या हो सका, वो एक डिफरेंट चीज है। देखिए पुलवामा में हमने जो एक टैक्टिकल विक्ट्री हासिल की, वो बहुत खूबसूरत विक्ट्री थी, उससे अच्छा एयरफोर्स का ऑपरेशन नहीं हो सकता। एंड लेट मी टेल यू कि अगर हम एस्केलेशन को कंट्रोल ना करते, पाकिस्तान ने बहुत मेच्योरिटी दिखाई एंड हैट्स ऑफ टू आवर लीडरशिप एंड एवरीथिंग, बट we could have not only targeted their command and control center and put them into a decision dilemma, but we would have shot their 6 or 7 aircraft in the air also more। उस वक्त फिर मोदी जो है वो शायद वो स्टोरियां ना बना सकता जो उसने सब्सिक्वेंटली बनाई। देखिए बिल्कुल उसने कहा दिया कि F-16 को मार दिया और ये कर करके he was able to manage elections because of his info ops। So that is a different story, we have to concentrate on info ops as well, बिल्कुल सही but बिल्कुल सही our tactical victories have to be, you know, supported by our government information operations, media information ठीक operations, है and subsequently, you know, we have to give credit to our tactical commanders that how they बिल्कुल are able to manage and win for us। ठीक तो ये मैं इसमें एक नहीं एक पूरा लूप है आई which थिंक have to be, you know, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट जनरल समरीज ये जो अभी बात की है मार्शल आमिर मसूद ने कि उनके पास जो 2019 में हुआ क्लियरली उसमें हमारे पास हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि वो अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो हमारे पास न सिर्फ ये कि एक स्किल है बट हमारे पास वेपन्स भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी हैं और हम वो X2 करके उनको जवाब दे सकते हैं। अच्छा अब अगर मैं अगर एक सेकंड वापस ग्राउंड की तरफ आऊं, अब थोड़ा सा लेट्स गो स्लाइटली इनटू, ग्लैड के मार्शल आमिर ने थोड़ा सा डिटेल में गए हैं, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा अब टेक्निकल या मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डिटेल्स में आए। आपने कहा कि इंडिया के पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि जी फुल फ्लेज ग्राउंड ऑफेंसिव कर दें, यानी कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लें, वो तो फिर ऑल आउट वॉर है। दूसरा ये है कि वो जो एक एस्केलेटरी लैडर है जिस तरह के मार्शल आमिर बात कर रहे हैं कि वो ख्याल करें कि जी हमने एस्केलेशन को कंट्रोल करना है और इसलिए वो एक ऑल आउट ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करते, विच मींस के वो अपने आर्मर को मूव नहीं करते, उनकी वो मैकेनाइज्ड जो पूरा एक यूनिट्स हैं वो मूव नहीं करती और वो आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई एक्शन करते हैं। मैं पहले आता हूं ग्राउंड ऑफेंसिव पे क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप दोनों पे बात करें। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो कहते हैं नहीं जी हमने ग्राउंड ऑफेंसिव करना है। अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ आते हैं वो किस तरह का हो सकता है और हमारी तैयारी कैसे होगी? देखिए मैं यहाँ पे दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। वन दैट एयर मार्शल मसूद ने बहुत अच्छा रिज्यूमे दिया। क्विक रिटॉर्ट वाज अ कमेंडेबल ऑपरेशन जिससे इंडियंस की आंखें खुल गई, दे वर सरप्राइज्ड कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दोनों जो कंट्रीज हैं इनके जाहिर है माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर ऑफ आर्म फोर्सेस बहुत डिफरेंट है। इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, उसमें सिख भी हैं, उसमें दे कॉल देमसेल्व्स सेक्युलर सोसाइटी। सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबको उन्होंने कैरी करना है। पाकिस्तान जो है वो उस लिहाज से स्ट्रेटिफाइड नहीं है, बल्कि दिस इज द वन कम्युनिटी, दैट इज द मुस्लिम कम्युनिटी। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है मार्टरडम का, शहादत का, वो हमारे आर्म फोर्सेस को एक बहुत बड़ा एज देते हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन आर्म फोर्सेस। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियन एयरफोर्स के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहूंगा। एशले जे टेलिस इज एन अमेरिकन ऑथर, उसने एक रिपोर्ट लिखी थी 2016 में। एयर मार्शल मसूद विल एग्री विद मी कि जो एयरफोर्स का जो बल्क होता है दैट इज द मिड लेवल एयरक्राफ्ट। टॉप लेवल पे हैवी एयरक्राफ्ट स्मॉल नंबर, द मेन कंपोनेंट जो मिड लेवल एयरक्राफ्ट होता है, और फिर एक कंपोनेंट होता है लाइटर एयरक्राफ्ट का। पाकिस्तान का भी प्रोग्राम था कि हमने मिड लेवल जो हमारा जो मिड चंक है वो हमने चाइना के साथ कोलैबोरेट करके तो GF-17 बनाया, विच इज अ वंडरफुल मशीन। इंडिया का ये इसी तरह का प्लान था रशिया के साथ।
उन्होंने मिड लेवल एयरक्राफ्ट बनाना था रशिया की कोऑपरेशन के साथ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे कंफ्यूजन की वजह से वो प्रोग्राम आगे नहीं चला। बिकॉज दे स्टार्टेड, जिस तरह वो कहते हैं ना, बच्चा जब खिलौने लेने जाता है एक शॉप पे, तो भागता है हर तरफ कि मैं ये लूं या ये लूं या ये लूं या ये लूं। कभी वो जा रहे हैं राफेल के लिए, कभी वो किसी और को कंसिडर कर रहे हैं। सो दे virtually dumped that plan of creating a mid-level aircraft with cooperation of रशिया। अब उसको अल्टरनेट वो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चले गए टू प्लीज द रशियंस। लेकिन ये कि एशले जे टेलिस ने बहुत खूबसूरत हाईलाइट किया था कि देयर आर सीरियस इनएडिक्वेसीज इन द इंडियन एयरफोर्स। आपने देखा होगा कि मिग 21, जिसके बारे में कहा जाता है कि दैट इज द फ्लाइंग कॉफिन, और एक यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने मिग 21 में बैठ के फ्लाई किया जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू द पायलट। सो वो जो इनएडिक्वेसीज हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उन इनएडिक्वेसीज को पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से क्विक रिटॉर्ट में एक्सप्लॉइट किया, और वही आगे बहुत बड़ी वरी है इंडिया के लिए कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है दैट डिटर्स इंडिया कि वो इस तरह का कोई एक्शन ना करे। नो कमिंग टू दैट पॉइंट जो आपने रेज किया है कि वो कश्मीर में क्या कर सकता है। देखिए, कश्मीर में जो है वो लॉफ्टी क्लेम था उनके कि हम जो है ना वो पीओके वापस लेंगे, तो हम जो है वो जीबी वापस लेंगे और उस तरह की चीजें। बट अगले दिन एक अहमद हसन अरबी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि लो ना, आप किस किस चीज का इंतजार कर रहे हो, 70 साल से आप यही बातें कर रहे हो। हैविंग सेड दैट, ये तो कैपेबिलिटी उनमें नहीं है कि वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पोटेंशियल है कि वो इतना बड़ा कोई कारनामा कर सके। छोटी मोटी कार्रवाइयाँ, लाइक मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि जो हमारा हाजी पीर पास है, ये एक एरिया ऐसा था जो स्वॉप ओवर हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया 65 वॉर में। तो इस तरह की कार्रवाई वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि उस पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आजकल आप सुन रहे होंगे कि दीपा वैली में कोई स्कर्मिशेस चल रही हैं, जहां पे कि उन्हें अपने जो फ्रंट बॉर्डर्स हैं उनको इवैक्यूएट करना पड़ा और पीछे जाना पड़ा। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो मोराल है, जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, उसमें नंबर्स में डेफिनेटली इंडियन आर्म फोर्सेस दे मे बी लार्जर देन अस, लेकिन जो पोटेंशियल और जो स्पिरिट है और जो स्पिरिट टू ले डाउन द लाइफ फॉर द कंट्री, इट इज अनमैचेबल। और यही चीज है जो मैं समझता हूँ कि इंडिया को परेशान करती है कि वो बड़े अरसे से एक अपनी माइट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको ये नहीं करने दे रहा। लेकिन इसमें जनरल समथिंग मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स अभी हम एलओसी की बात करें, अगर वो एलओसी क्रॉस करने को प्लान बनाते हैं कि जी वो अंदर घुसते हैं, एक तो ये कि जी वो थोड़ा सा आए, कुछ छोटा मोटा जिस तरह उन्होंने वो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे वो करके चले गए। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और मजीद उसको एक एम्बिशियस एक गोल बनाना चाहते हैं कि जी हम एलओसी से को क्रॉस करें, अंदर आए और अंदर डीप आए और उस टेरिटरी को या तो होल्ड करने की कोशिश करें या वहां पे कुछ तरह के गेम्स बनाएं कि जी पूरी एलओसी का जो जो इस टाइम जो जो लाइन है वो और अंदर हो जाए। इस तरह की जो वो बातें कर रहे हैं, इस पे व्हाट शुड दे नो फ्रॉम अस एंड, और जो जो इंडियंस इस बात को बड़ा बिलीव कर रहे हैं कि जी ये बड़ी को जैसे दाएं हाथ को बाएं हाथ खेल है, क्या उनको उनको समझने की जरूरत है इस हवाले से? Fahad, I was young Lieutenant General in 2001 and General Musharraf was the President of Pakistan. मैं उस वक्त एलओसी के ऊपर एक यूनिट कमांड कर रहा था। इसी तरह की सिचुएशन थी और बहुत ज्यादा डेंजर थे कि इंडियंस माइट क्रॉस एलओसी एंड लॉन्च एन अटैक। जनरल मुशर्रफ came to Tika, which is a small place closer to LOC, एक दरबार किया था कि एनी पर्सन क्रॉसिंग एलओसी आई विल गो अनकन्वेंशनल स्टेटमेंट कि एनीबडी क्रॉसिंग एलओसी आई विल गो अनकन्वेंशनल। एंड बहुत क्लियर मैसेज इंडिया को गया था। और आपको याद होगा कि मुझे वो भी रात याद है कि जब मैं फॉरवर्ड कोटा में अपने ट्रुप्स को विजिट कर रहा था, एंड दैट वाज द नाइट, देयर वाज क्लियर, मे का कोई एक नाइट थी कि जिस पे क्लियर इंडिकेशन थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अटैक लॉन्च करेगी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो कर नहीं सके। डिजायर्स तो इंडिया की होंगी,
कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, उसने देखना है कि हमारे रिस्पॉन्सेस क्या होंगे। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल पोटेंशियल भी है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी है, और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी उस तरह की है जो कि इंडिया के पास नहीं है। सो इस सिचुएशन में होते हुए उसने देखना है कि वो क्या अचीव कर सकता है और क्या नहीं अचीव कर सकता। मैं आपको मेरी जो असेसमेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा, पिन प्रिक ऑपरेशन, छोटे मोटे जिसको आप कहते हैं कि तंग करना दूसरे को, उस तरह की कार्रवाइयां तो वो कर सकता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन इवन इन कश्मीर में नॉट बी पॉसिबल। इफ यू डिसाइड टू डू दैट, तो उसकी जो रिpercussions है वो बहुत सीरियस है, और इंडिया विल नॉट बी एबल टू इवन थिंक ऑफ दैट। ये जो रिpercussions की आप बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्शल आमिर, जरा इस पे बात करें। दो चीजों के हवाले से इंडिया में बड़ी बात हो रही है कि जी, एक, हम मुरीद के को टारगेट करेंगे ना, मुरीद के एलओसी के ऊपर नहीं है, मुरीद के इज डीप इनटू पाकिस्तान। सो ये उनका एक एक इस तरीके से एक बोस्ट करना कि जी हम मुरीद के को टारगेट करेंगे, इसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, एक तो आई वुड लाइक यू टू टॉक अ बिट अबाउट दैट कि वो, अगर लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड के उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी इंडियन एयरफोर्स को कहती है जी आपने मुरीद के को टारगेट करना है, वो कैसे करेंगे, नंबर वन। और नंबर टू, अगर वो मुरीद के को टारगेट कर रहे हैं, और ये कोई 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 सीक्रेट तो है नहीं, अब तो खुद ही बात हो रही है, तो हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, या हमारे पास क्या किस तरह की प्लानिंग है कि ये जो वो उनका सो कॉल्ड मुरीद के का प्लान है उसको हम काउंटर कर सकें। देखिए, जो क्लेम करना, तो वन कैन क्लेम एनीथिंग कि मैं बहुत बड़ा एक जिन हूँ, हाँ। लेकिन जब उसको देखा जाता है विद रेफरेंस टू द पास्ट ट्रैक, तो उसके साथ उसे रिलेट किया जाता है कि जो 2019 में जो उनके साथ हुआ, वो तो हार्डली मेरा ख्याल है फ्यू किलोमीटर अंदर आए थे। सो दैट एक्सपीरियंस इज विद देम। इसके होते हुए क्या पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उनको इतना फ्री रन देगी कि वो, मतलब एक लग्जरी है कि वो आए और मुरीद के ऊपर ऑपरेशन करके वापस चले जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कभी भी अपनी मिलिट्री को ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं देगी जो मिलिट्री उसे कहेगी कि ये तो अचीवेबल ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप, ये जब इनकी आपस में बातचीत होगी तो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप विल टेल टू द पॉलिटिकल लीडरशिप कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ये मोदी साहब doable तो नहीं है। फ्रॉम मिलिट्री लीडरशिप गो एंड ऑक्युपाई पाकिस्तान, पर मिलिट्री बिल्कुल लीडरशिप बताएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। मैं इसका अगर उस एंगल से मार्शल आमिर, अगर आप जरा बात करें कि ऑब्वियसली अगर वो मुरीद के हवाले से कोई बात कर रहे हैं तो वो अपनी एरियल रूट की बात ही कर रहे हैं, ग्राउंड की तो बात नहीं कर रहे। अब एरियल रूट इज के जी, या तो वो ये सोच रहे हैं कि जी हम अपने जहाज भेजेंगे, राफेल भेजेंगे, वो अंदर आके टारगेट करेंगे, या ये क्या बात हो रही है, जो ड्रोन्स भेजेंगे, या ये कि को मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या ऑप्शन क्या है, ये इज दिस इवन प्रैक्टिकल? देखिए फाहद, मैं अगर थोड़ा सा, आई बीन स्टूडेंट ऑफ ये डिसीजन मेकिंग के लिहाज से मैंने कोर्स भी किया था जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग लगाते हैं। एक मॉडर्न तरीका है डिसीजंस लेने का, कमांडर्स के लिए, लीडरशिप के लिए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल। तो उस पे अगर देखें ना, तो आप, इंडिया के पास ऑप्शन वही है जो वो अभी कर रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू दे आर ट्राइंग टू हर्ट अस और ट्राइंग टू engage our military forces and do terrorist and do abetting of these terrorism, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं हमारे, तो वो उनको वही सूट करता है जो वो कर रहे हैं। और ये हमेशा करते भी रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, बिकॉज दे हैव इनफ ऑफ फंड्स एंड दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू फीड द टेररिस्ट फ्रॉम आवर वेस्टर्न बॉर्डर साइड। जहां तक ये वाली ऑप्शन है ना, देखिए ये बड़ी उनके लिए एक एक डिसीजन डायलेमा है कि वो उनको कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द लूजर्स इन एनी सॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल काइनेटिक एक्शन विच दे टेक, दे हैव ऑलरेडी डन इट इन पुलवामा। वो उन्होंने छुपाया बड़े तरीके से, बड़ा मैनेज किया, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, और उसको एक पॉलिटिकल विक्ट्री मिल गई। बट इस दफा अगर वो करते हैं तो दे नो दैट द रिस्पॉन्स वॉन्ट बी वेरी कैलिब्रेटेड। पाकिस्तान एयरफोर्स का भी और हमारा कंप्लीट नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्स विल नॉट बी टू कंट्रोल एनी सॉर्ट ऑफ एस्केलेशन। इट विल बी वंस एंड फॉर ऑल
that we are going to not resist in shooting down as many of their birds and their command and control center or any of other targets which they think, and they also know it very well. देखिए, आप कह रहे हैं 2019 से अभी तक फर्क पड़ा होगा, उन्होंने अपने गैप्स प्लग किए होंगे, अपनी वीकनेसेस को एड्रेस किया होगा जरूर, लेकिन हमें भी कुछ अंदाजा है, हमारी लीडरशिप भी कोई मतलब वैसे तो नहीं बैठी रही. They have been addressing all the things which we learned from those things, and the leadership has come a long way in plugging those gaps, improving our technology, is as well as inducting JNCs हमने इंडक्ट किए, PL-15 उनके साथ हैं, अगर उन्होंने राफेल किए मिटियोर के साथ, तो we also inducted that, and they are of course in a process of operationalization जो कि उसकी हो रही है, और उसकी कैपेबिलिटी 4.5 जेन है जो कि राफेल की है जिस तरह से है और जिस लेवल पे वो है. लेकिन जो मेन स्टे उनका था Su-30, and we at that time were competing against them with JF-17 and F-16, and we were able to do much better. We still have that sort of capability, and we have a lot of pilots who have mashallah good confidence in their system, whether it is JF-17 or F-16, and Indian Air Force know it very well that इस दफा जो रिस्पॉन्स होगा वो फहद उस तरह से नहीं होगा, एंड लीडरशिप विल इंश्योर दैट ये जो बार बार की ये जो प्रिकिंग करते हैं आके और ये इल्जाम लगाते हैं और स्टेज मैनेज ड्रामे करते हैं, एंड देन दे थिंक दैट दे विल बी एबल टू सबड्यू अस, ये गेम खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद, एंड दैट इज वंस एंड फॉर ऑल दैट मैसेज विल गो, एंड आई थिंक इफ दे वांट इट लाइक दैट देन इट विल हैपन लाइक दैट. और कैपेबिलिटी वाइज देखें, हमारी पिछले स्पेशली 2-3 सालों में और उससे बाद पहले भी सक्सेसिव, जिस तरह आपने कहा पुलवामा जो था उसका जो स्विफ्ट रिटॉर्ट था, दैट वाज नॉट इमीडिएटली प्लान, उसकी प्लानिंग पहले हो चुकी थी. सक्सेसिव लीडरशिप हैव बीन एबल टू प्लान दैट वेरी वेल. दैट वाज जस्ट एन एग्जीक्यूशन, दैट आप समझे कि वो एक ट्रेनिंग मिशन था जो कैरी आउट हुआ एक बड़े प्रिसाइज मैनर में, बड़े सर्जिकल मैनर में, फॉर आवर यंग पायलट्स, फॉर आवर यंग लीडर्स, फॉर टेक्निकल लीडर. वो एक नॉर्मल ट्रेनिंग सॉर्टी थी और इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने की कि मतलब द वर्ल्ड शुड बी एबल टू लर्न आउट ऑफ दैट द वे दे कैरिड आउट टेक्स्ट बुक स्टाइल में और एकेडमिक तरीके से उन्होंने की. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें ट्रेनिंग के साथ होती हैं, एंड ट्रेनिंग हैड ऑलवेज बीन वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान मिलिट्री एज अ होल. अभी भी हमारी जो ट्रेनिंग है दुनिया की और एयर फोर्सेस आती हैं हमारे पास, हमारा जो जिस तरह टॉप गन स्कूल है अमेरिकन, वी ऑल्सो हैव आवर ओन कॉम्बैट कमांडर स्कूल, एंड विच हैज बीन अपग्रेडेड टू द एस जो बन गया है एरोस्पेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. उसमें दुनिया जहां की एयर फोर्सेस आती हैं, एंड वी हैव एडेड वैल्यू टू दैट विद सम वेरी मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स विद जो कि फ्यूजन है सेंसर्स और शूटर्स की कंप्लीट तरीके से, जिसमें हमारा एयर स्पेस मैनेजमेंट विद ड्रोन्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइटर्स एंड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक जो है वो ट्रेनिंग की जाती है अच्छे तरीके से कंप्लीट पिक्चर के साथ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप टेक्नोलॉजीज इंडक्ट कर लें जो इंडिया कर रहा है, लेकिन उसकी अगर ट्रेनिंग सही तरह से नहीं हुई, उसकी फ्यूजन नहीं हुई इनटू योर सिस्टम, उसके डेटा लिंक्स नहीं है, उसके साथ डिसीजन सपोर्ट टूल्स आपने नहीं एम्बेड किए जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किए हुए, विद ड्यू कॉशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइबर attacks and resilience of networks, ये सारी कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स. दिस इज अ थिंग व्हिच हैज बीन ऑनगोइंग. Successive leaderships have worked on that, and today we stand as one of the most modern air force. इंडियन ने शायद उस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया जी कि इंडियन एयरफोर्स की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग इज माशाल्लाह मच मोर प्रॉम्प्ट, एंड वी हैव आवर लीडरशिप हैव अ हैंड ऑन द पल्स ऑफ द पीपल, एंड दे टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट. इसमें एक है, मुझे एक चीज और बताइए, अभी जो आप बात कर रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, एंड आई थिंक आई एम श्योर जनरल समरेश विल आल्सो एग्री कि हमारा एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है और हमारा जो वहाँ पे जो मैन पावर आता है वेरी सुपीरियर. आई हैव आल्सो बीन लकी बिकॉज पिछले कम से कम 8-9 साल से तो मैं एयरबोर कॉलेज में आई गो इन every year. I lecture there on information and media. So मौका मिलता है वो यंग ऑफिसर से, and इसमें कुछ शक नहीं है कि in terms of training we are far superior than many. बड़े पूरे रीजन से लोग आते हैं यहाँ पे आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं, हमारे कॉलेजेस में आते हैं. लेकिन मुझे ये बताइए एम आर सलामत कि
ये जो जो मैं बात कर रहा था मुरीद के वाली, इस ये यानी जब इंडियंस इसकी बात करते हैं तो एक्चुअली व्हाट डू दे मीन? एक है ना कि जी खाली आपने क्लेम कर दिया जब नहीं करेंगे, बट इज इट इवन अ सीरियस प्रोपोजिशन? यानी अगर उन्हें मुरीद के तक आना है तो क्या वो उनका जहाज उड़ के इतनी डीप अंदर पाकिस्तान में आएगा? वो सोचते हैं वहां तो क्या पाकिस्तान, वो समझते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स सो रही होगी? यानी कोई सीरियस इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो सीनियर उनकी जो हाई कमांड है, उसको जब कोई बोलेगा कि यार आपने मुरीद की हेड करना है, वो उनको क्या जवाब देगा? कि आर यू मैड, आर यू नट्स, व्हाट आर यू स्मोकिंग, या क्या क्या बात कर? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इज दिस समथिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट? ओके, देखो ये बहुत ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बाकी लोगों को भी इस चीज का अदराक होना चाहिए। ये लीडरशिप को भी इस चीज का एहसास है। पॉलिटिकल लीडरशिप शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। और देखें, ये हमारे बॉर्डर्स हैं कंटिन्यूअस। हमारा मामला कोई रशिया अमेरिका वाला नहीं है, या इस तरह नहीं है कि बहुत सारा डिस्टेंस कवर करने वाला सिलसिला है। एंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर आप वेपन्स देखें ना, तो स्टैंड ऑफ वेपन्स की रेंजेस आर एज हाई एज 80 to 100 किलोमीटर्स, इन इवन मोर। सो उसके लिहाज से अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यू कैन हिट टारगेट्स 50 miles or 100 miles inside the enemy territory while staying within your borders as well. So while you're not doing the violation, you're still violating by throwing the weapon inside the enemy territory. तो ये इस चीज को अंडरस्टैंड करना है एयर स्पेस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे सब लोगों के लिए। कि जिस तरह उन्होंने आए, वो पता नहीं उन्होंने कितनी वायलेशन की, कि उन्होंने अंदर से भी मार सकते हैं वो, अगर उन्होंने कश्मीर साइड पे या किसी तरफ, बिकॉज दे हैव गॉट स्टैंड ऑफ वेपन्स। तो उस तरह के वेपन्स जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं। और मॉडर्न वॉर में इस तरह की चीजें होंगी कि यू विल बी शूटिंग एनिमी, मे बी while the enemy is within his border as well once the war is on. So वो एयर स्पेस की रेंजेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स, जिस तरह राफेल में मिट्योर है, J-10 में सी में जो है वो आपका PL-15 है। सो इनकी रेंजेस इतनी ज्यादा हैं कि वो जो कन्वेंशनल एक होता था ना कॉन्सेप्ट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अंदर आके करना और ये वो ना भी करें तो दे कैन स्टिल हिट द टारगेट्स, एनिमी टारगेट्स अक्रॉस द बॉर्डर। और वही काफी हद तक they will try, or they will try to do some sort of adventure. तो उस चाहे वो एयर से करते हैं या वो चाहे ग्राउंड से करते हैं, मेरा पॉइंट ये कहने का है कि देखिए, वी हैव ऑल वेज एंड मीन्स टू रिटेलिएट। इसमें ज्यादातर यही होगा कि वो शायद एक्शन करने में कामयाब किसी हद तक हो जाए, या तो उनको एक्शन करते हुए भी मारा जा सकता है। दैट इज स्टिल, वी हैव दैट मच ऑप्शन आल्सो एंड वी आर रेडी टू डू दैट। लेकिन अगर बाय एनी चांस वो अपने बियॉन्ड द बॉर्डर रहते हुए किसी किस्म का एडवेंचर करते हैं, तो वी स्टिल हैव द वेज एंड मीन्स टू हिट देम लाइक वी डिड इन पुलवामा। एंड दे आर वेरी मच कॉग्निसेंट ऑफ दिस फैक्ट। उनकी लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह मालूम है, मिलिट्री लीडरशिप को, कि क्या कैपेबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, और जिस तरह वो मारेंगे तो उससे इंशाल्लाह 10 गुना ज्यादा इनको डैमेज होगा। सो your point and your question regarding coming to Murid ke, yes, they can do that while staying maybe inside their border through their ground-based missiles, or maybe through their airborne missiles, जो air launch missiles होते हैं, वो किया जा सकता है। वो इतना कोई बड़ा वो सिलसिला नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होना है, that should be very simple, Actually, that is where exactly where मैं जनरल समरीज करवाना चाह रहा हूँ Can I जी एक क्लैरिटी के लिए मैं एयर मार्शल मसूद से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी 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 प्लीज। मैंने अभी गूगल किया है कि द डिस्टेंस ऑफ बॉर्डर टू मुरीद के इज 180 to 190 किलोमीटर्स। और जाहिर है अभी वो जब अपनी रेंज में होगा तो किसी ना किसी द एयरक्राफ्ट इज नॉट गोइंग टू कम टू द LOC। तो मैं जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि क्या ये स्टैंड ऑफ रेंजेस इस तरह की अवेलेबल हैं इंडिया के पास, दैट दे कैन स्ट्राइक एट लेट्स से 230 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान? देखिए सर, कैपेबिलिटी जो है उनकी मे बी इतनी ज्यादा रेंज की ना हो विद प्रिसिजन, एंड उसमें बड़े और फैक्टर्स होते हैं कि किस हाइट पे वो लोग आ रहे हैं, उनका एक फ्लाइट पाथ होता है विच इज प्रेडिक्टेबल। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो। व्हाट आई वांट टू से टू फहद इज के वो जो उसका एक क्वेश्चन था कि अक्रॉस द बॉर्डर अगर इन्होंने कोई किसी किस्म का एडवेंचर करना है, तो वो
डेफिनेटली जो डीप टारगेट्स हैं उनके लिए दे विल बी मच मोर प्रेडिक्टेबल एंड दे कैन बी टेकन आउट बाय आवर कॉम्बैट एयर पेट्रोल वेरी इजीली। और उसका एक बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग देम इनसाइड देयर बॉर्डर्स, जिस तरह वो हमें देख रहे हैं आजकल, जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बैटलफील्ड इज सो मच, द विजिबिलिटी इज सो क्लियर कि वो एट टाइम्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है कि भाई इसको मैनेज किस तरह करना है, इस तरह की एयर स्पेस को। इट इज सो क्लटर्ड एट टाइम्स कि इतनी ज्यादा विजिबिलिटी होती है। सो आप एवरीथिंग इज विजिबल अक्रॉस बोथ द बॉर्डर्स। तो वो अगर किसी से आदमपुर से या कहीं और जगह से वो टेक ऑफ करते हैं और आते हैं और एक पैकेज बन रहा है, तो उसकी विजिबिलिटी हो जाएगी आप, and you will be able to take them before they do any sort of adventure. There's no doubt. Lekin what I want to say is that, because of having contiguous borders, there can be a chance where they can be able to, from within their borders, they are able to launch certain, they can and they can get any sort तो of crow और किसी कौवे को मार दें या किसी और चीज को मार दें, तो उनका बॉम्ब गिर सकता है हमारे within our territory. but as you and said but as you said कि चले एक बार उन्होंने कर भी लिया, but then what will come afterwards is something that they yes, should worry about. So जनरल समरेज, जब obviously अगर वो अपनी तरफ से हमारी लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं या टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया में टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनके ऊपर प्रॉपर जो भी ट्रेनिंग करनी है, जो भी प्लानिंग करनी है, वो हुई भी है। एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट कि अगर वो ये टारगेट करेंगे तो इन रिस्पॉन्स हम वो टारगेट करेंगे। और ये कैपेबिलिटी हम अभी पिछले साल शो कर चुके हैं ईरान में, जब उन्होंने एक फायर किया था और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी वर एबल टू रिस्पॉन्ड वेरी प्रिसाइसली। सो ये इंडियन जो आर्म्ड हाई कमांड है उसको ऑब्वियसली ये पता है कि हमारे टारगेट्स जो हैं बहुत सारे वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की क्रॉसहेयर में हैं। शायद इंडिया में जो मैं जनरल साहब उन्होंने कहता हूँ स्टूडियो वॉरियर्स, जो उनके स्टूडियो में बैठ के चीखते चिल्लाते हैं, शायद उनको ये आइडिया नहीं है कि अगर आप एक स्ट्राइक करेंगे तो देन बी रेडी कि आपके ऊपर क्या आ रहा है। वो समझते हैं कि वो स्ट्राइक करेंगे और हम फिर बाद में कहेंगे अच्छा चलो सॉरी खत्म करते हैं बात। सो ये खैर उनकी तो ये भूल हो सकती है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग अलाउ मी टू से दिस कि मैं जो इंडियन मीडिया देखता हूं तो उनके स्टूडियो में मुझे जो लोग मैं देखता हूं सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मुझे तो वो क्लाउन्स लगते हैं। दे क्लाउन्स, they're not actually doing journalism. So I don't think we should take them seriously. But Indian high command को we should take seriously. उनको तो पता है। So the question which I want to ask you is वहीं से जहां पे जनरल एमा शलाम रसूल कह रहे थे कि अगर वो कोई इस तरह का पाकिस्तान में टारगेट करते हैं while remaining inside their own territory, तो देन हमारी तरफ से तो वो पूरी तैयारी है ना कि इन रिटर्न प्रोपोर्शनेट टारगेट होगा। यानी अगर वो हमें पाकिस्तान प्रॉपर में आते हैं तो फिर हमारा रिस्पॉन्स इंडिया प्रॉपर में जाएगा। ये तो क्लियर होगा मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली। देखें फहद, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जनरल जियाउल हक, उन्होंने जब राजीव गांधी को कहा था कि अगर न्यूक्लियर वेपन तक सिचुएशन पहुंच गई तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूं कि मुसलमान फिर भी दुनिया में बाकी रह जाएंगे, हिंदू टोटली खत्म हो जाएंगे। तो ये वो सिचुएशन है जो उनको परेशान करती है। अब अगर लेट से मुरीदके की अगर मैं बात करूं तो मुरीदके की ऑप्शन क्या है? स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, जैसे एयर मार्शल मसूद ने कहा कि वो कैपेबिलिटी उस रेंज की नहीं है, तो वो रूल आउट हो जाता है। दूसरा ये कि एवैक सिस्टम, ईरीआई सिस्टम विच आर फ्लाइंग ऑन बोथ साइड विल बी क्लियरली ऑब्जर्विंग कि क्या आ रहा है और क्या उससे हो सकता है। सो सेकंड जो उसके पास ऑप्शन है वो मिसाइल की है। अब मिसाइल अगर वो मार तो उसका आगे से पिछली जो सिचुएशन थी 2019 वाली, उसमें हमें पता है कि जी मिसाइल जो है ना वो कुछ रेडी थे टू टारगेट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी मिसाइल रेडी थे। हमने कुछ 9-10 या वो टारगेट सेलेक्ट किए हुए थे। सो जिस तरह के वेपन्स, आई वुड से कि स्ट्रेटेजिक वेपन्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान के पास है वो उनके पास नहीं है। तो ये वो कैपेबिलिटी है जो उनको परेशान करेगी। जो पब्लिक है ना, भी आज मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, इंडियन आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उठ के चले गए हैं और वो पीछे से बड़बड़ा रहा है
कि इंडियन आर्मी को परेशानी क्या है, बुज़दिल आएंगे, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, जो इंफॉर्मेशन जो इंडियन आर्मी चीफ के पास होगी या इंडियन एयर चीफ के पास होगी कि मैं क्या करूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मेरे पास कैपेबिलिटी क्या है वो काम करने की, वो आप यकीन करें कि वो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा कुछ स्टेप लेने की पोजीशन में है। दूसरा, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंट बहुत चार्ज है, बहुत चार्ज है। आई ओनली विश, आई ओनली विश कि इंडिया इस किस्म का कोई पंगा ना ले, क्योंकि पिछली दफा याद कराया था, इस दफा और बड़ा कुछ हो सकता है। बिल्कुल एंड ठीक आई कह कैन रहे हैं आप। एश्योर यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट। या आई थिंक मुझे मुझे ये लग रहा है कि ये उनका कम से कम पब्लिक ओपिनियन अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दे थिंक कि जी पता नहीं क्या हो गया है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेंस में कर दी है और हम कह रहे हैं कि हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, हम आके आजाद कश्मीर में घुस जाएंगे। वो उनका देयर रेटरिक इज गेटिंग द बेटर ऑफ देम, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एक कमिटमेंट ट्रैप में फंस रही है। पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने इतना, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस उनकी उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी फौज है, वो पूरी नहीं कर सकती। और उस चक्कर में वो कोई रैश फैसला ना कर लें जो कल को उनके गले पड़ जाएगा। सो उन्होंने अपने आप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। चल पैदा व्हाट कर। वी कैन व्हाट वी कैन ओनली होप इज कि थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करे उस तरफ से। लेकिन मार्शल आमिर मसूद, मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी के हवाले से देखिए, अगर लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि हमने एक ऑल आउट वॉर को रूल आउट कर दिया, और मेरे ख्याल में हम उसको इसलिए रूल आउट कर भी दें क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे ऑल आउट वॉर जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी। अंदर बिल्कुल ही इंग्लिश के फिल्म में को मैड पीपल बैठे हुए। रैशनली आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे ऑल आउट वॉर तो हो ही नहीं सकती। तो अगर ऑल आउट वॉर नहीं है और वो कोई लिमिटेड ऑप्शन करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू एयर पावर कितना क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। और इन टर्म्स ऑफ शेयर टेक्नोलॉजी, इंडियन एयर पावर और पाकिस्तानी एयर पावर में कोई डिफरेंशियल है, या हम साथ साथ ही हैं या थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं? एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो गया है बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। बड़ा अच्छा सवाल है बात आपका। देखिए, टेक्नोलॉजी तो इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग थिंग इन एनी फ्यूचर प्लान। और चाइनीज का एक पेपर उन्होंने लिखा था नेशनल सिक्योरिटी पे, तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि द रूम फॉर द काइनेटिक वॉर इज डिक्रीजिंग, या बैटल इज डिक्रीजिंग, व्हाई द रूम फॉर द वॉर इज इंक्रीजिंग। वॉर जो है ना, दैट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली बैटल और काइनेटिक एक्शन। वॉर इज ऑन गोइंग। अभी भी हम एक वॉर वाली सिचुएशन में ही है ना, जो हम मतलब अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे कर रहे हैं। फिर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो है, दैट इज पार्ट ऑफ वॉर। एक इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ वॉर, डिप्लोमेसी इज अ पार्ट ऑफ वॉर। तो उन एंड्स पे, उन फ्रंट्स पे जो वॉर है वो जारी है, और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा इंक्रीज होगी। टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फायरिंग अ बुलेट इज द एक्मी ऑफ स्किल। तो उस लिहाज से वो उस तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितनी भी बड़ी पावर्स हैं और जिनके पास टेक्नोलॉजी है। दे आर, अब इसराइल ने फॉर एग्जांपल पेजर्स के थ्रू एक साइबर अटैक किया, वो पेजर्स उन्होंने सारे ब्लो आउट कर दिए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्ट्स ऑफ वॉर एक्चुअली, अगर देखा जाए, एंड दैट इज टेक्नोलॉजी। सिमिलरली, जो अगर वन टू वन आप करें और एक एयरक्राफ्ट वाइज और उस तरह से आप दोनों को कंपेयर करें, तो वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं देता आपकी एयरफोर्स की स्टैंडिंग की या आपकी मिलिट्री की स्टैंडिंग की। भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स इतने ज्यादा आ चुके हैं, वी आर having capabilities in so many different fronts, whether it is space, whether it is cyber, whether it is information ops or artificial intelligence। ये सब क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब वो चीजें हैं जो आप वॉर में डिसीजन मेकिंग सपोर्ट का, जिसे डीएसटीज कहते हैं, डिसीजन सपोर्ट टूल्स का हिस्सा बन चुकी है। और जिस बंदे या जिस एयरफोर्स ने या जिस मिलिट्री ने या एट नेशनल लेवल, whosoever is able to take decision earlier and react earlier will dominate। ये क्योंकि जिस तरह की स्पीड के साथ अब एक्शंस होंगे और जिस तरह की वॉर हम इन्विजिज करते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जिस एयरफोर्स की या मिलिट्री की
fusion of all this technology will be better, that will prevail. So हम अगर कहें कि जी एयरक्राफ्ट वाइज क्या है, तो मे बी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों के पास 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं. BBR मिसाइल्स हैं जिनकी रेंजेस ऑलमोस्ट एक तरह की हैं. उनके पास रेडार्स हैं, हमारे पास हैं. उनके पास S-400 है, हमारे पास इस तरह के जो एयर डिफेंस के इक्विपमेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटीग्रेटेड. फर्क किधर पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जहां पे जिस फोर्स की इंटीग्रेशन और फ्यूजन ऑफ द टेक्नोलॉजी बेहतर हो, जिसकी रेजिलियंस ऑफ द नेटवर्क बेहतर हो, who will be able to take on the cyber attacks, who will be able to take on any degradation in because of electromagnetic spectrum or anything else. And same is the case for the data links जिनके होंगे. और इसी तरह इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किसने बेहतर तरीके से किया है? थ्रू गुड ट्रेनिंग. देखिए, ट्रेनिंग के बगैर you will not perform even 10% of what you can perform in the peacetime, because there will be a fog of war. और fog of war को ट्रांसपेरेंट करने के लिए या क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग है. और हमारा स्लोगन हमेशा से रहा है, वी फाइट लाइक वी ट्रेन. जिस तरह मैंने आपको कहा कि पुलवामा का वो जो मिशन था, दैट वाज वन ऑफ द मिशन ऑफ अ ट्रेनिंग मिशन, आप समझ, बिकॉज दैट वाजंट एनीथिंग बियॉन्ड what we have been trained or our pilots have been trained to carry out as far as campaign planning is concerned. So campaign planning का वो हिस्सा था. campaign planning हम बहुत realistic तरीके से करते हैं, ground पे करते हैं. We have all the tools and technology to simulate any big large scale operation, any sort of campaigns with integration of all sensors and shooters, and even in degraded environments of ये जो होती हैं जिसकी वजह से cyber attack अगर की है उन operations के साथ. फिर हमारे पास बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, एयर स्पेस मैनेजमेंट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग रियलिस्टिक होती है हमारी. सो दीज ऑल फैक्टर्स हैव टू फैक्टर इन. एंड आई पर्सनली थिंक कि इंडियंस मे बी हैविंग state of art equipment etc, or they may have the money to buy lot of new equipment और टेक्नोलॉजी वाइज भी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग का वो लेवल जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स का है आज भी, वो उनका नहीं है. एंड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन जो हमने पुलवामा में देखा था, वो कितना चेंज हो गया होगा 6 साल में या 7 साल में ये, बिकॉज उनका उनकी एयरफोर्स को या उनकी मिलिट्री को एक्सेस ही नहीं है उन चीजों से जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उसमें क्रिएट करती हैं. यस, वन थिंग वी हैव टू एडमिट कि दे वर एबल टू हैंडल देयर इन्फो ऑप्स वेरी वेल, और ये आप लोगों का शोभा है जिसको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है. और मैं ये समझता हूँ कि कल को वो उन्होंने कोई एक्शन वगैरह नहीं करना. उन्होंने वो जिस तरह एक 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक का एक शोशा छोड़ा था कि वो बॉलीवुड टाइप कोई एक बना लिया था उन्होंने, तो बॉलीवुड के लिहाज से वो ये सिनेरियोस क्रिएट करने में बहुत मास्टर हैं. उस एरिया को काउंटर करने की ज्यादा जरूरत है. जहां तक टेक्नोलॉजी का और जहां तक हमारी ट्रेनिंग का ताल्लुक है और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, मुझे कोई फिक्र नहीं है. और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ we are going to not only thwart any sort of attack, but if we have to retaliate, we will retaliate in a way that they will remember for years to come. This is what my personal बिल्कुल ठीक है. अब इस रिटेलिएशन के हवाले से जन समरेज एक मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये बड़ा, आई थिंक एवरीबडी रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. पहले बात की थी जब आप अपनी बात कर रहे थे जनरल मुशर्रफ के जमाने की, आप जब LOC की तरफ थे, और ये कि उन्होंने कहा कि अगर ये लोग अंदर आते हैं तो फिर अनकन्वेंशनल रूट भी लिया जा सकता है. अच्छा, अब न्यूक्लियर पावर दोनों तरफ है और हमने बिल्कुल ये क्लियरली कहा हुआ है कि हम नो फर्स्ट यूज की को अडियर नहीं करते, विच मेक सेंस. वी आर द स्मॉलर नेशन, तो हम तो नो फर्स्ट यूज का ऑप्शन तो नहीं एक्सरसाइज करते, हम तो रखेंगे अपने पास ऑप्शन. सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियर, यू वुड नो बेटर देन ऑल ऑफ अस, के जो न्यूक्लियर आर्सेनल के जो डॉक्ट्रिन्स हैं बड़े क्लियर होते हैं, उसमें बड़ी डिटेल में जाके वो डॉक्ट्रिन्स बनते हैं और उसकी रोशनी में फिर SOPs बनते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हमारे, यानी मैं ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल बिकॉज दीज आर सेंसिटिव मैटर्स, लेकिन स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी हैं और टैक्टिकल वॉरहेड्स भी हैं.
और पाकिस्तान का आर्सेनल जो है वो इंडिया से कम नहीं है। नाउ मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं कि जब ये इंडियंस अपनी वॉर प्लानिंग कर रहे हैं तो इनको ये आइडिया होगा कि वो कौन सा थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे तो दे रिस्क एन अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स। और अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स जो है वो जब आप उस पर आते हैं टैक्टिकल वेपन्स की तरफ, तो उससे फिर आपके रेंज ऑफ ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। ये एडवर्सरी को भी पता है, ये कभी टेस्ट नहीं हुआ और हम हर शख्स दुआ करता है कि कभी टेस्ट ना हो। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान में क्या जो जो फौजें हैं क्या वो एक दूसरे को इतना स्टडी करती हैं कि इंडियन आर्मी को, इंडियन हाई कमांड को ये पता होगा कि वो क्या करेंगे कि वो ट्रिगर कर सकते हैं हमारी तरफ से एक टैक्टिकल अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं इफ यू अलाउ मी तो मैं इस आंसर पे जाने से पहले चंद बातों का जिक्र करना चाहूंगा। नंबर वन, जो अभी तक हमने एक फैक्टर नहीं कंसिडर किया, वो ये है कि जो कुछ हो रहा है ये ओवरऑल एक ग्लोबल एनवायरनमेंट पे हो रहा है। सो अगर मैं कहूँ कि इंडिया इज फेसिंग मल्टीपल डायलेमास, एक तो डायलेमा उसका ये है कि हियर इज अ कंट्री जो उसको नहीं अलाउ कर रही कि वो जो उसके हेजमोनिक डिजाइन है उनको वो एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन उसके पास डायलेमा उससे ये है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस कंट्री। सेकंड डायलेमा ये है कि कश्मीर, वी वांट टू इंटरनेशनलाइज, ही वांट्स टू कीप इट बायलैटरल। तो डायलेमा उसका ये है कि अगर वो कोई एक्शन करता है कश्मीर में तो कश्मीर गेट्स इंटरनेशनलाइज्ड, अगर कोई एक्शन करता है तो दैट्स अनदर डायलेमा। थर्ड डायलेमा ये है कि कश्मीर जो विच इज द मेन इशू ऑफ कंटेंशन, जो जिसने पीस को हॉस्टेज किया हुआ है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को हॉस्टेज किया हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बल्कि पूरे साउथ एशिया में, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। वहां पे डायलेमा उसका ये है कि बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सी पैक, नाउ दिस इज नॉट अ डुओ, इट्स अ ट्रायो। इसमें चाइना के स्टेट्स भी इंटीग्रेट हो गए हैं। और मेरी असेसमेंट में ये जो इंडिया ने स्टेप लिया था एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर का, वो ये था, उसके पीछे मोटिव ये था कि जो रिमेनिंग पार्ट है जो मेरे पास नहीं है, वो तो मैं पता नहीं ले सकूंगा या नहीं ले सकूंगा बिकॉज ऑफ चाइनीज इंटीग्रेशन इनटू द सिस्टम। जो मेरे पास है उसको मैं कंसोलिडेट कर, ये वो डायलेमाज है जो कि इंडिया जो है वो फेस कर रहा है। एशले जे टेलस, जिसकी स्टडी का मैंने जिक्र किया आपसे, उसमें जब उसने एनालिसिस किया था तो उसने मतलब पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स को कंपेयर नहीं किया था आपस में, उसने किया था पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स कंबाइंड वर्सेस इंडियन एयरफोर्स कंबाइंड। नाउ कमिंग टू दैट, अभी जो मेन जो वरीसम सिचुएशन है, जो कि मैं समझता हूँ कि नॉट के हम उससे घबराते हैं या हमें कोई परेशानी है, दैट इज इंडो यूएस इजराइल नेक्सस। इसकी दो डायमेंशन है। एक तो ये है कि दे आर, इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक एंड इट इज ऑल्सो इस्लाम स्पेसिफिक। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म, ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कलूड कर रहे हैं अगेंस्ट इस्लाम। एंड अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो तीनों कंट्रीज दे आर कलूडिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। नाउ जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी जो यार्डस्टिक है या जिसका जो बैरोमीटर है वो रिसेंटली यूक्रेनियन वॉर है। यूक्रेनियन वॉर में ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। दोनों आर्मीज ने यूक्रेनियन आर्मी वॉर को क्लीनली ऑब्जर्व किया होगा और उसे लेसन ड्रॉप किए होंगे। जो आपने जिक्र किया है कि जी हमारे रिस्पॉन्सेज, जेएफसी फुलर, मेरा ख्याल है कोई मैनी डिकेड्स अगो, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो, उसने लिखा था कि न्यूक्लियर वेपन्स हैव कम टू स्टे, दे विल नेवर बी यूज्ड। ओनली जो अभी तक हमें जो एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन की यूज की नजर आती है, दैट इज बिटवीन यूएस एंड जापान। उसमें एक के पास न्यूक्लियर वेपन था और दूसरे के पास नहीं था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है चार्ल्स डिगॉल, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास शायद कैपेबिलिटी हो मुझे 13 टाइम डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक दफा डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबिलिटी है, दैट्स इनफ। सो प्लीज मुझे हमें ये चीजें समझने की जरूरत है कि जो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है उसने 1986 से हमारी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको वार्ड ऑफ किया। एंड इफ यू रिकॉल, इट वाज इन 1998 के इंडिया ने
प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने उस वक्त एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान इज रियलिटी, उससे पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। थ्रू आउट दे बताएं कि हमने पाकिस्तान को अनडू करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज है विच आर, और दूसरा ये कि हमेशा होता ये है कि आप यू शुड हैव रिएक्शन टाइम। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इस तरह का है, वी आर सिटिंग आई बॉल टू आई बॉल। एक मिसाइल अगर फायर होता है फ्रॉम एनी डायरेक्शन, द अदर साइड विल हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये न्यूक्लियर टिप मिसाइल है या नॉन न्यूक्लियर टिप मिसाइल है। व्हाट, अगर मेरे पे एक मिसाइल आ रहा है और मैंने उसको असेस किया है कि ये न्यूक्लियर टिप मिसाइल है, एक्चुअली वो न्यूक्लियर टिप नहीं है, और मैंने आगे से न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे दिया, तो फिर क्या बनेगा? तो ये चंद ऐसी रियलिटीज हैं जो कि दोनों साइड को पता है, इंडियन आर्मी को भी पता है। पब्लिक में नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज रियलिटीज। दे मे डिमांड कि जी इंडियन आर्मी ये कर दे, इंडियन आर्मी बुजदिल है, इंडियन आर्मी ऐसे है। और प्लीज इसमें जो है ना आप यूएस, तो आई एम रियली, मुझे ये कंसर्न है द वे यूएस इज बिहेविंग इन दिस सिचुएशन, द वे यूएस इज कमिंग फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज डिप्लोरेबल इन स्पाइट ऑफ द सेक्रीफाइसेस। और जो हमने जो जो कुछ किया यूएस के लिए, जाहिद हुसैन की आप बुक पढ़े फ्रंट लाइन पाकिस्तान, जो मुझे उससे इंप्रेशन मिला था, हमने कुर्बानियां दी हैं यूएस को सेव करने के लिए। हमने वो नेट, वो सारे जो है वो बस्ट किए हैं, पूरे तोड़ा है ताकि वेस्ट में सेफ्टी हो। तो हमारी कुर्बानियों को व्हाट टू टॉक ऑफ रिगार्डिंग इट, वो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो नाउ दे आर क्लियरली स्टैंडिंग विद इंडिया। सो ये वो सिचुएशन है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक दो और चीजें जिक्र करना चाहूंगा। वो ये है कि साउथ एशिया, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इंडियन ओशन की मैं जिक्र करूं तो इसके एक तरफ अटलांटिक और एक तरफ पैसिफिक है। दोनों ने बेहतर ग्रो किया एज कम्पेयर टू इंडियन ओशन। वेयर एज इंडियन ओशन में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ पे डायमंड्स है, एनर्जी 80% ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर इन इंडियन ओशन। यहाँ पे डायमंड्स है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सब कुछ है। और अभी डिस्कवर हो रहा है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स की मैक्सिमम है दुनिया की। इंडियन ओशन और जिसके अंदर साउथ एशिया रिजाइड करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रह गया? ये इंडियन दानशवरों को सोचना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया जो है वो एक बड़ा जायंट है, वो एक बड़ी मछली है जो कि नहीं रिगार्ड करता अपने इर्द गिर्द छोटे मुल्कों को, उनको ब्रो बीट करता है। रियाज खोकर साहब ने कहा था, अल्लाह में ब्लेस हिज सोल, कि इंडिया इज बिग बट इंडिया इज नॉट ग्रेट। राजीव शिकरी इंडियन एम्बेसडर है, एक्स एम्बेसडर है, जिसने कहा कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एन इमेज ऑफ अगली बिग ब्रदर। इंडिया इज बोरिंग, condescending and overbearing towards its neighbors। मैं ये समझता हूं कि इंडियन पब्लिक भी इससे सफर कर रही है। इस रीजन में 500 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान तंग आ चुका है कि हर दूसरे दिन यू स्टेज मैनेज समथिंग एंड पुट एलिगेशन ऑन पाकिस्तान विदाउट इवन गिविंग इट अ मिनट। अगले दिन कोई बात कर रहा था कि जी हमारी ट्रेन पे अटैक हुआ तो हमने क्यों नहीं वो इस तरीके से ह्यू एंड क्राई मचाया। तो आई सेड दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक में जेन्युइन टेररिज्म हो रहा है, एक में स्टेज मैनेज टेररिज्म हो रहा है। बिल्कुल तो ठीक है। स्टेज मैनेज टेररिज्म ने तो सारा सोचा होता है कि इसके आगे मैंने क्या करना है। हाँ बिल्कुल तो ठीक उनका है। मीडिया जो है दैट इज डूइंग ऑल दैट दे आर और प्लानिंग। वो बिल्कुल, और वो मिसलीड कर रहे हैं अपने अपने पब्लिक ओपिनियन को इन मेनी वेज। बिफोर आई एंड, मैं आखिरी बिल्कुल ब्रीफली माशाल्लाह मेरा आपसे एक चीज चेक करना चाह रहा था वेरी स्पेसिफिकली। एक तो ये जो हमारी एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस आपको याद होगा, यू नो ऑब्वियसली यू वर इन सर्विस, जब वो सलाला वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम बड़ा शोर मचा था और बड़ा ये भी हुआ था कि जी वो देखे वहां से वो जहाज आ गए और वो हमारे एयर डिफेंस ने क्यों नहीं पकड़ा। फिर वो उसामा बिन लादेन वाला जब वो रेड हुआ था उसमें भी एयर डिफेंस के ऊपर बड़ी बातें हुई थी। अब इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस कहाँ पे खड़ा है इन टर्म्स ऑफ, यू नो, इफ वी आर लुकिंग एट अ थ्रेट फ्रॉम इंडिया, नंबर वन। और नंबर टू, जो इन्होंने राफेल लिए हैं उससे कितना को क्वालिटेटिव फर्क पड़ा है हमारा उनसे आपस में, जो एक कंपैरिजन है और जो एक थ्रेट थ्रेट परसेप्शन है। दो चीजों पर जरा बात कीजिए ब्रीफली। वहाँ दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन है, थ्रेट परसेप्शन रिगार्डिंग द इंडक्शन ऑफ द इक्विपमेंट बाय द इंडियन एयरफोर्स, उसके लिहाज से
ठीक। जो राफेल जो उन्होंने देखिए लेटेस्ट दिए ना। देखिए इन जो एयर डिफेंस है ना पाकिस्तान एयरफोर्स का, दैट हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। हमने सबसे पहले इस पूरे रीजन में जो ऑटोमेशन हुई थी एयर डिफेंस सिस्टम की, वो अर्ली 70s में पाकिस्तान एयरफोर्स की हुई थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को एयर डिफेंस के ऊपर ट्रेनिंग दी। एंड वी हैव बीन गोइंग ऑन डेपुटेशन टू दोज कंट्रीज आल्सो। जो बेसिक एयर डिफेंस स्ट्रक्चर्स, अगर आप समझे ना, जो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदीया एंड यूएई, पाकिस्तान एयरफोर्स हैड बीन द वन जिन्होंने इनको इनिशियल ट्रेनिंग दी, बताया। उसकी जितनी नो हाउ थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही की। तो एयर डिफेंस हमारा हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है और बहुत इंटीग्रेटेड रहा है, ऑटोमेटेड रहा है, जो कि जनरली इंडियन ने बहुत अरसे बाद ये चीज की, ऑलमोस्ट यू कैन से 20 ईयर्स 25 ईयर्स बाद। और ऑटोमेशन हमेशा हमारी एक स्ट्रेंथ रही। अभी भी जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी एयर डिफेंस की जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, उसके नेटवर्क की जो रेजिलियंस है, उसकी जो विजिबिलिटी है, और उसकी जो फ्यूजन है और विद सेंसर्स एंड शूटर्स, जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं डिफेंस के, और उसके जो शूटर्स हैं जिसमें आप मिसाइल्स भी इंक्लूड करते हैं, जहाजों को भी इंक्लूड करते हैं, डेटा लिंक को भी इंक्लूड करते हैं, दैट इज वेरी वेल फ्यूज्ड विद, एंड वी हैव अ कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर all across the country with command and control centers which are very nicely, जिसे कहते हैं, एक उस कंप्लीट पिक्चर है उसके अंदर। एंड दे हैव रिडंडेंसी आल्सो। उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ना सिर्फ अच्छे तरीके से उनकी डिफेंस है, बट वी हैव द मोबिलिटी आल्सो कमांड, वी हैव मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर्स एज वेल which are at different locations in case किसी किस्म का अटैक होता है किसी, तो we have lot of centers which will be able to subsequently work with a complete picture again। तो एयर डिफेंस हमारा बहुत अच्छा है, बड़ी इसकी जो रिडंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, प्लस इसमें जो आप कहें कि जो लेटेस्ट इसकी जो ट्रेनिंग की वैल्यू है उसको बहुत ज्यादा इनहांस किया गया है विद द करंट लीडरशिप। क्योंकि करंट लीडरशिप दे themselves he himself had been in charge of the air defense in the last appointment and has given little of impetus to the modern tools and techniques। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स आर पार्ट ऑफ द एयर डिफेंस, दे आर एक्चुअली टेकन एज अ वेपन सिस्टम। क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स आर द प्लेस वेयर द डिसीजन मेकिंग इज टेकिंग प्लेस, लीडरशिप उधर ही होती है। उसको बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और वो हमारी एक स्ट्रेंथ है आज भी, और कल भी वो हमारी स्ट्रेंथ थी। उसके अलावा जहां तक आपने बात की वो सलाला अटैक की और ओसामा बिन लादेन की, देखें हमारी ओरिएंटेशन हमेशा ईस्ट पे रही है शुरू से, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे, तो देन वी कवर द होल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। सो नाउ वी हैव अ कंप्लीट पिक्चर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इनसाइड द ओशन। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो आर्मी एयर डिफेंस है और जो नेवी की है, दे आर ऑल्सो वर्किंग जॉइंटली विद अस एंड दे आर शेयरिंग एवरीथिंग विद अस एंड वी आर शेयरिंग विद देम। और वो एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। देखिए ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इससे आपके जितना सिनर्जी आती है इन रिएक्शन टाइम, आपको एक क्लियर लाइन ऑफ साइट मिलती है फॉर यूजिंग द राइट वेपन एट द राइट टाइम। अभी आप अगर देखें तो एयर स्पेस इतनी ज्यादा क्लटर हो चुकी है, जिस तरह आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, ड्रोन्स आर विद ऑल द सर्विसेज, ड्रोन्स आर बिग टाइम इन यूज, वी हैव वेरी potent drones available to us at different altitude which can carry weapons which are UCAVs। और ये ड्रोन हमारे पास बैटल टेस्टेड किस्म के ड्रोन्स, उनकी भी पिक्चर। सो जब इस तरह का इंसिडेंस होता है कोई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कौन सा सिस्टम जो है इट विल बी द फर्स्ट टू बी यूज्ड which can effectively counter the enemy threat and which can be the first one to be deployed or first one to react। कि वो जहाज होगा, वो ग्राउंड का मिसाइल होगा, वो ड्रोन होगा, क्या होगा, ये इन सब की ना सिर्फ ये कि आपको पिक्चर आ रही हो, इनका फ्यूजन हो, और आपके पास इस तरह के ऑटोमेशन मौजूद हो
with integration of all these weapon system कि किसको प्रायोरिटी देनी है किस वक्त. अगर ऐसा नहीं होता तो फहद फॉग ऑफ वॉर में हम अपने आप को इन्फ्लिक्ट डैमेज ज्यादा कर सकते हैं. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद द इंडियन एयरफोर्स, जो एक 30 मिनट 35 मिनट का ऑपरेशन था, उसमें इन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर मार दिया जिसमें 6 एयर क्रू थे. So the systems become liability for you if they are not integrated and fused together. And that is what Pakistan Air Force and the Pakistan military has been working on very aggressively. And I think, and and I think, very मतलब कि ताकि इन इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ ना सिर्फ एक्वायर किया जाए, इसकी इंटीग्रेशन हो, फ्यूजन हो और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो, ताकि the time once it is required to be employed, it should be employed very judiciously and catering for the fog of war. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल में इससे ये हमें एक बड़ा आइडिया हो गया है कि दूसरी तरफ से कोई इस तरह का मिस जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर उनको एडवेंचर करते हैं तो आगे से क्या होगा. एंड आई थिंक आज जो हमने बातचीत की है, होपफुली अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो लोग इसको बड़े गौर से सुनेंगे, बोथ डिसीजन मेकर्स एंड अदरवाइज, एंड गेट अ बेटर आइडिया ऑफ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हमारे और किस तरीके से हम लोग तैयार बैठे हैं. ऑब्वियसली वी ऑल होप कि न्यू दिल्ली में जो भी लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा होशमंदी से काम लें, होश के नाखून लें, एंड दे मेक द डिसीजंस व्हिच प्रमोट पीस एज अपोज टू वॉर. मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला. बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिस पे आपने बात की और अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में आपने तज्जिया पेश किया. आई एम श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू. आज के पॉडकास्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. थैंक यू. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.